पिछली वीडियो देख लिया ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा एडवांस जाएंगे। ध्यान रखना, पिछली वीडियो देख के ही इस वीडियो पे मूव ऑन करना, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। पूरी वीडियो देखना। अगेन शुरुआत में बोरिंग लगेगी, लेकिन ध्यान रखना कंसंट्रेटेड रहना। बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नॉट कंसंट्रेटेड। ओके, सो बैक ऑन टॉपिक। इंट्रो हो गया, मजा आया। चलिए आगे बात करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था? हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, थोड़ा सा हम उसमें लड़बड़ाए क्योंकि पहली वीडियो थी यार, थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बेसिक स्कोप क्या होते हैं, वो मैनेज कैसे होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें क्या बनाना है, और 3 चीजें हमने कुछ शायद डिस्कस करी थी। पहली चीज थी आई गेस दैट्स योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी यस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट इज योर बैलेंस शीट। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन भी लगाया और पता भी चला कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो बनाया कैसे जाता है। बैलेंसिंग भी सीखी। इस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, ऊपर कार्ड में हम जरूर डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग को क्या सीखना चाहिए। हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा हो चुका है और अब फर्ज बनता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की जगह जो हमारा एनपीओ में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाना जाता था, इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से जाना जाता है। हाँ, दोनों ही अलग हैं। वो सोल प्रोप्राइटर के लिए था, ये हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिर्फ समझाने के लिए हम दोनों को एक इंटर रिलेशन दे रहे हैं। पिछले साल जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरीके से आप पढ़ रहे थे, इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह वो पढ़ा जाएगा। शुरू करते हैं। अगर हम यहां पे छोटी सी थ्योरी देखें, शायद हम इसको 2x में कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनपीओ आर नॉट सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाती है। हमारा चैप्टर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बनेगा। प्रॉफिट में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, और प्रॉफिट वो नहीं बना सकती। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को हटाने के लिए उसको जगह दी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसमें प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट की जगह इनकम ने ले ली और लॉस की जगह एक्सपेंडिचर ने ले ली। अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट। ये लाइन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ध्यान दें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एक स्टेप है, एक नेक्स्ट स्टेप है P&L का, जहां पे आपको कुछ थोड़ा सा दिमाग में सर्टेनिटी रखनी होती है कि हाँ ये चीज आपकी जाएगी और ये चीज नहीं जाएगी। सर जाएगी नहीं जाएगी कुछ समझ नहीं आया। ध्यान रखना, बैलेंस शीट और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी गलती इसमें आपका बाधा क्रिएट कर सकती है। कैसे कर सकती है? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाती हैं। वो क्या होती हैं वो क्वेश्चन के द्वारा पता चलेगा, और हाँ इस वीडियो में हम उनको कवर करना जरूर शुरू करेंगे, ठीक है। पहली चीज, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं छूना है। एसेट्स और लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में जाती हैं। हाँ, वो लास्ट ईयर याद है P&L में खर्चे जाते थे और लायबिलिटीज नहीं जाती थी, एसेट्स नहीं जाते थे, कुछ वैसा ही है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजें बनाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है फॉर दी सरप्लस एंड डेफिसिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता था। इस साल प्रॉफिट, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो नेट प्रॉफिट तो नहीं निकलेगा ना। जैसे ही हमने अकाउंट का नाम चेंज किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, P&L से लेके इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ओवरऑल इस साल इसका प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो भी तो चेंज होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट है वो इस साल चेंज होके हो गया है सरप्लस, और जो नेट लॉस है वो चेंज होके हो गया है डेफिसिट। ओके, और जितनी भी आपको ये अकाउंट बनाते समय एक चीज हमेशा याद रखनी है, जितनी भी इनकम होगी या जितने भी गेन होंगे वो क्रेडिट होंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे वो डेबिट होंगे। सर क्या था, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए आराम से समझिएगा, जितनी भी इनकम हो रही है, इनकम पैसा ले रहे हैं, और जितने भी गेन्स हो रहे हैं
ठीक है। एक पोल आएगा, ऐप पे जरूर देखना कि इनकम और गेन में क्या अंतर है। जितनी भी इनकम हो रही है और जितने भी गेन हो रहे हैं ये सब आपके क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जितने भी लॉस हो रहे हैं वो सारे डेबिट किए जाएंगे। एक तरीके से सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो क्रेडिट अच्छा है और डेबिट गंदा है। छोटे भाषा में, छोटे बच्चों की भाषा में, क्रेडिट में सारी इनकम एंड गेन है, अच्छी चीजें सारी क्रेडिट होंगी, खराब चीजें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये सारी डेबिट होंगे। ओके, इतनी चीज समझ आ गई, नोट डाउन कर लो अगर करना है। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीजें समझाना चाहेंगे, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बेसिकली ये टॉपिक जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों को ये सॉल्व करेगा जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अराइज होंगी आपके दिमाग में। वो क्या है, सबसे पहले है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होने वाला है ये नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है सर, सिंपल भाषा में नॉमिनल अकाउंट का मतलब है जो हमने चीज बताई थी, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज का, मतलब जिसमें डेबिट गंदा होता है, मतलब सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट में जाएंगे, और क्रेडिट अच्छा होता है, मतलब सारी जो इनकम्स होंगी आपकी वो क्रेडिट साइड में जाएंगे, और यही है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जिसमें डेबिट गंदा क्रेडिट अच्छा। आई गेस समझ आ गया होगा। उसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताता है कि ये अक्रूवल बेसिस पे चलता है। अगर आपसे कोई भी टीचर पूछता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट पे चल रहा है। सर अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंट होता क्या है, बता तो देंगे टीचर को। ध्यान देना, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंट ये कहता है कि जितनी भी चीजें प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है, या फिर जो फ्यूचर से रिलेट कर रही है, आपको फ्यूचर में किसी को पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग है, या फिर किसी को आपने पैसा ऑलरेडी दे रखा है एक्स्ट्रा, मतलब प्रीपेड है, दोनों ही फ्यूचर से रिलेट कर रहे हैं, वो सारी चीजों की रिकॉर्डिंग होगी। मतलब क्या है, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो आपकी अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग पे चलेगी। मतलब फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो अभी तक हुई नहीं है या फिर होने से पहले ही उनका पेमेंट हो गया है, वो सारी चीजें आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, ध्यान देना, हमेशा याद रखना, एनपीयू इज इक्वल्स टू करेंट ईयर, या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट ईयर का ही बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो करंट ईयर का ही लिया जाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2019 से 20 की हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, या फिर कुछ भी दिया गया जिससे हमको ओवरऑल बनाना है रिसीट एंड पेमेंट, या फिर रिसीट एंड पेमेंट दिया गया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट दिया गया 2018 से 19 का, और उसके बाद हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको करंट ईयर की चीजें ही लेनी है। अगर हमको 2 साल पहले की कोई चीज रखी है, या फिर हमें 3 साल पहले की कोई चीज रखी है, फिर पिछले साल से रिलेटेड कोई चीज देख रही है, हमें सिंपली उसको इग्नोर करना है, जैसे तुम लोग ओवरऑल लोगों को करते हो, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नहीं होता है। बड़े आराम से और शांत दिमाग से चीज ध्यान रख लो, ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नहीं होता है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें अगर इनकम साइड बड़ी आ रही है और एक्सपेंडिचर कम है, इनकम बड़ी एक्सपेंडिचर कम, मतलब पैसा ज्यादा कमाया है खर्चा कम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट सिचुएशन होगी। और इस साल प्रॉफिट को सरप्लस के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो क्लोजिंग बैलेंस होगा या तो सरप्लस होगा, और अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और हमारी इनकम कम हो पाई तो ऑब्वियस सी बात है वो डेफिसिट कहलाएगा। तो मतलब आपको ये चीज समझ आएगी कि ओपनिंग बैलेंस तो यहां पे खैर नहीं है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है, या तो सरप्लस नाम से जाना जाएगा या तो डेफिसिट नाम से जाना जाएगा। और लास्ट में आता है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स एक ऐसी बला है जो इस एनपीओ के चैप्टर में 4 चांद लगाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर टर्म 2 के बोर्ड्स के एग्जाम में अगर तुम्हारा नंबर कटेगा तो यही लेके जाएगा। एडजस्टमेंट्स और कुछ भी नहीं है, जैसे कि बताया है एनपीओ इज इक्वल्स टू करंट ईयर। एनपीओ करंट ईयर की चीजें देखता है, आपको पिछले साल से रिलेटेड चीजें दे दी जाएंगी, आपको फ्यूचर में आने वाले चीज से रिलेटेड लोगों की चीजें दे दी जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि वो पास्ट की भी दे देंगे, वो पास्ट की भी दे देंगे, वो प्रेजेंट की भी दे देंगे, और वो फ्यूचर की भी दे देंगे।
आपको दिमाग लगाना है कि एनपीओ करंट ईयर का बनता है तो आपको पास्ट भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा और आपको फ्यूचर भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ प्रेजेंट पे रहना है। तो एडजस्टमेंट्स में आपको प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का बवाल, अगले साल आने वाला बवाल, सब कुछ दे रखा होगा और आपको सब चीज का एडजस्टमेंट करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन करना तो हमें ही है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम लोग अब फॉर्मेट की बात करने वाले हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पढ़ाने से पहले या फिर उसके क्वेश्चंस लगाने से पहले एक सिंपल सी चीज बताएंगे, उसका फॉर्मेट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहें तो उसको रट सकते हैं, लेकिन रटना और लॉजिकल तरीके से पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले पूरा एक्सपेंडिचर साइड पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा इनकम साइड पढ़ेंगे और एट द एंड में इसी वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर की फोटो लगा देंगे। आप उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, 100% समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, इनकम देखना चाहिए ना? नहीं, फॉर्मेट में सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड देख रहे हैं और एक्सपेंडिचर साइड बढ़ने से पहले हम एक चीज बता दें, ये जो एक्सपेंडिचर साइड के जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये सब कुछ उठाए गए हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट जिसमें आप अंधे होके पोस्टिंग करते थे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ओवरऑल जितनी भी इनकम्स होती थी वो रिसीट साइड लिख देते थे और जितनी भी एक्सपेंसेस होते थे वो पेमेंट साइड लिख देते थे। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं चलेगा। ये अंधापन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तक का ही ठीक है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस क्यों? क्योंकि यहां पे लायबिलिटीज नहीं लिखी जाएंगी, लायबिलिटीज नहीं लिखी जाएंगी और एसेट्स भी नहीं लिखी जाएंगी। कहने का मतलब क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर और इनकम्स, बस यही दोनों की पोस्टिंग होगी। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं और जितनी भी एसेट्स होती हैं, इन सब को इग्नोर किया जाएगा और अगर आपने लिखा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में आपका सैलरीज जाएगा। सैलरीज वो होती हैं जो आपके एम्प्लॉयज और जितने भी कोवर्कर्स काम करते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है और ये हमारा ऑब्वियस सी बात एक खर्चा है, तो सैलरीज एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। उसके बाद रेंट, अगर आपका एनपीओ या फिर एनजीओ कोई ऐसी जगह पे है जहां पे आपको रेंट देना पड़ता है तो वो रेंट भी हमारा एक खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज का पर्टिकुलरली इंश्योरेंस करा दिया है, या कोई एसेट हो सकती है, वो वैल्यूएबल कार हो सकती है, वो वैल्यूएबल कुछ भी व्हीकल हो सकता है, उसका आपने इंश्योरेंस करवा के रखा और उसी का प्रीमियम आपको पे करना है। पे करना है मतलब एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब होता है आपका कोई जो आपका सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, आपका ओवरऑल लेखा जोखा देखने वाला, उसको कुछ पैसे देने हैं। ऑब्वियसली बात है, देने हैं तो एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल कुछ प्रिंटिंग या फिर लिखने पढ़ने में पेन या स्टेशनरी में कुछ पैसा खर्च हुआ है, वो सब कुछ आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद ऑनरेरियम। पिछली वीडियो में बताया था ऑनरेरियम क्या होता है, ये हार्मोनियम नहीं होता, ठीक है, इट्स ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है किसी के ऑनर या आदर सत्कार में कुछ भी पैसा खर्च करना और ऑब्वियस सी बात ही एक्सपेंडिचर होता है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंडिचर है। उसके बाद रिपेयर्स, आपने कोई एसेट की रिपेयरिंग कराई है और ऑब्वियस सी बात है वो आपका खर्चा हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश लॉस है, ठीक है, और ओवरऑल ध्यान दें लॉस है मतलब आपका पैसा खर्च हुआ है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंडिचर साइड लिखा जाएगा। अब कुछ बच्चे फुदक के बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन लगता है मशीन पे और मशीन होती है हमारी एसेट, और एसेट आपने अभी कहा है वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो इसमें जा ही नहीं सकता। बच्चा मशीन या फिर बिल्डिंग या फिर कोई भी कार ये एसेट है, उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन एक लॉस है और लॉस जो है वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी एसेट बेची है उससे हमारा कुछ लॉस इनकर्ड हुआ है, मान लेते हैं 100 रुपए की एसेट थी, बेच दी 50 रुपए में, 50 रुपए का लॉस हो गया, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा।
एंड देन स्पोर्ट्स मटेरियल यूज। सर स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, हम बना रहे हैं एनपीओ का अकाउंट और स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे आ गया? मतलब बहुत से एनपीओ ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ओल्ड एज हो गया, तो जहां पे बूढ़े बुजुर्ग के लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का, या फिर कोई क्रिकेट क्लब है वहां पे गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाता है, जैसे आगे वो फ्यूचर जनरेशन बहुत अच्छी बन पाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली वहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल क्या कहते हैं यूज किए जाते हैं। और वही स्पोर्ट्स मटेरियल जब काम में आते हैं और वो खर्च होना शुरू करते हैं, बॉल इधर उधर चली गई, खो गई, बैट टूट गया एंड ऑल एंड ऑन, किसी ने इसका सर फोड़ दिया, वो जब स्पोर्ट्स मटेरियल जब यूज होने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा खर्चा हो जाता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ये भी हमारा एक एक्सपेंडिचर है। आई होप आप एक्सपेंडिचर साइड समझ गए होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ध्यान दें, हमने जितने भी इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं जो एक्सपेंडिचर साइड आने वाली हैं, इसमें कोई भी एसेट या लायबिलिटी का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, सो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक्सपेंडिचर देख लिया, अब हम लोग इनकम साइड को देखेंगे। ठीक है, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमेशा याद रखें एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं लिखना, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ओके ठीक है। सबसे पहली इनकम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है सब्सक्रिप्शन। ऑब्वियसली बात है ये सामान बेच के कमा नहीं सकता, तो सब्सक्रिप्शन से ही ये अपनी इनकम करेगा। सब्सक्रिप्शंस बेसिकली क्या होते हैं, किसी को भी आपकी एनजीओ से जुड़ना है या फिर उसके एनजीओ में जो आप समाज सेवा करते हैं उसका एक पार्ट बनना है, तो वो आपके एनजीओ या फिर एनपीओ में वो भागीदार बनता है और उसके बदले उसको कुछ फीस देनी पड़ती है, उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन फीस, और ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए इनकम होती है। नेक्स्ट है एंट्रेंस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस या एडमिशन फीस का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेना है, एडमिशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई फर्दर पर्पस या एजुकेशनल पर्पस के लिए एनजीओ चला रहे हैं, उसके लिए कुछ नॉमिनल फीस रख रहे हैं, या फिर एंट्रेंस के लिए कुछ नॉमिनल फीस रख रहे हैं, वो अगर इंसान देता है तो वो हमारी ऑब्वियस सी बात इनकम होती है, उसको एंट्रेंस या एडमिशन फीस बोलते हैं। ये दोनों ही इनकम है हमारे एनजीओ के लिए। नेक्स्ट आता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत डोनेशन किसी की ओर से मिल गया हमको फॉर आवर चैरिटी पर्पस। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए देख के किसी इंसान को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि 10,000 ये मेरी तरफ से रख लो और दिस इज आवर डोनेशन फॉर दोज पुअर पीपल। तो उन गरीब बच्चों के लिए जो हमें 10,000 डोनेशन मिला है ये एज अ इनकम हो जाता है हमारा, कि हाँ अब इससे हम लोग अपने एनजीओ का वेलफेयर करेंगे और हमारे एनजीओ का वेलफेयर होगा, मतलब उन गरीब बच्चों का वेलफेयर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जनरल डोनेशन हमारी हमेशा इनकम होती है, लेकिन ये जनरल है तभी इनकम है। अगर यहीं पे ये स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता, स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलरली किसी काम के लिए, मतलब मान के लेते हैं कि हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और एक इंसान हमारी इस दरियादिली को देख के बहुत खुश हो गया, उसने हमें 1 लाख रुपए दे दिए और उसने कहा कि एक बहुत अच्छा सा वेल फर्निश्ड क्लासरूम बना दो। किनके लिए? क्लासरूम नहीं, क्लासरूम बना दो उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे थोड़ी सी खराब प्रीमाइसेस में पढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को वो क्लासरूम या बिल्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे लिए दिक्कत हो गई है, क्योंकि उसने एक कंडीशन रख दी है अपने डोनेशन के आगे कि मैं जो ये डोनेशन तुमको दे रहा हूं, पर्टिकुलरली इस डोनेशन का मुझे काम दिखना चाहिए एनजीओ में। जनरल डोनेशन में जिस बंदे ने डोनेशन दिया उसने ये थोड़ी ना कहा कि मुझे कुछ करके दिखाओ, वो तो हमारी इनकम हो गई, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन में बंदे ने कहा कि हमें ये करके दिखाओ, और अगर नहीं किया तो हमारे एनजीओ की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए स्पेसिफिक डोनेशन, फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग और डोनेशन फॉर ऑडिटोरियम, इस तरीके की जो डोनेशंस होती हैं वो कभी भी हमारी इनकम नहीं हो सकती। ध्यान देना, कभी भी इनकम नहीं हो सकती। ऐसे ही पॉकेट मनी मिलती है तो रख लेते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बाजार से कुछ सामान लाने को दिया जाता है तो वो पॉकेट मनी नहीं हो सकती, वो आपकी इनकम कभी नहीं हो सकती। इसलिए जनरल डोनेशन ही हमारी इनकम हो सकती है। अगर यहां पे स्पेसिफिक डोनेशन होता नहीं लेते। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने कुछ रद्दी उद्दी बची उसको बेच दिया, ऑब्वियसली बात है इनकम है। उसके बाद रेंट हॉल इनकम में है, इसलिए अगर हमारा रेंट कुछ हमारा बेसिकली हॉल कुछ खाली पड़ा है और लोगों ने उसको रेंट पे ले रखा है, तो इससे जो हमारी इनकम जनरेट होगी वो हमारी ऑब्वियस सी बात है इनकम ही होगी। तो रेंट हॉल अगर हमें मिल रहा है, रेंट हॉल रिसीव्ड नाम से आपके क्वेश्चन में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी इनकम है।
उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई एसेट बेची है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्नीचर बेचा है 10,000 रुपए का, लेकिन वो ओवरऑल उसकी प्राइसिंग इस समय या फिर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ओवरऑल उसकी प्राइस बच रही थी कुछ 8,000 रुपए, तो आपको कांग्रेट्स 2,000 का प्रॉफिट हुआ है और वो हमारी इनकम होगी। तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो कुछ भी हो सकती है, वो भी हमारी इनकम होगी। उसके बाद लास्ट आता है सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री रिसीट्स का मतलब होता है ऐसी अननोन रिसीट्स या फिर जिनका हम नाम नहीं देना चाहते, ऐसी XYZ रिसीट्स जो हमें मिली हो, ठीक है, वो सारी भी हमारी इनकम होंगे। रिसीट्स मतलब हमारी इनकम। ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने पहले एक्सपेंडिचर देख लिया, इसके बाद आप ये पूरा का पूरा इनकम साइड देख लिया। यहीं पे दी एंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट का। लेकिन आपको प्योर पिक्चर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट दिखाने से पहले छोटी सी चीज और कंप्लीट करेंगे, वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसमें एंडिंग, बिगिनिंग, प्लस माइनस जो होता है, वो छोटी सी चीज आपको समझा के आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फुली फ्लेश्ड खत्म हो जाएगा। हम पहले कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे एक फुल फ्लेश्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का आपका पूरा फॉर्मेट, और आफ्टर दैट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये अधूरा है, और मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे यहां पे आके गलत करते हैं। क्या चीज प्लस होगी, क्या चीज माइनस होगी, अच्छा प्लस हो रही तो क्यों होगी, माइनस हो रही है तो क्यों होगी, ये जो कुछ डाउट्स है दिमाग में बहुत केओस क्रिएट करते हैं। ध्यान दें, इन सब को समझने से पहले इन दो टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनपीओ आउटस्टैंडिंग और एडवांस, इन दोनों को किस नजरिए से देखता है, बस इतना देख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये चीज होती है कि हमारा सब्सक्रिप्शन, ओवरऑल हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन एडवांस की ही बात करेंगे। ओके, तो सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी भी वो स्टैंड ऑफ कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन 2000 रुपीज का है और किसी इंसान ने उस सब्सक्रिप्शन को देने में डिले कर दिया है। मतलब उसको देना था 1 तारीख को और आज 10 तारीख हो चुकी है और अभी तक उसका पैसा नहीं आया है हमारे पास। मतलब अभी भी उस सब्सक्रिप्शन का 2000 रुपए स्टैंड ऑफ हो रहा है, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं बहुत ब्रिलियंट। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वो पैसा अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस। एडवांस एक ऐसी चीज होती है जो सबको पता है। सब्सक्रिप्शन एडवांस का मतलब होता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन 2000 रुपए का है और वो 1 तारीख को हमें मिलना था, लेकिन इंसान ने पिछले ही महीने 25 तारीख को वो पैसा पे कर दिया है। 1 तारीख को करना था, पिछले महीने की 25 तारीख में पे कर दिया है, 5 या 6 दिन पहले उसने पेमेंट कर दिया है, मतलब उसने एडवांस कर दिया है हम पे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू डेट के टाइम पे भी पैसा नहीं मिला, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब ड्यू डेट से पहले ही पैसा मिल गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, और अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो सब्सक्रिप्शन का जो मॉड्यूल है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए कैसे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बहुत आराम से समझिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को समझने से पहले 2 टर्म्स को लेते हैं। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो समझा दिया, अभी भी इसमें क्या समझना है, ध्यान दो, अभी मेन फिल्म शुरू हुई है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक 2018 है, ये ईयर है, 2018 से शुरू हो रहा है और 2019 पे खत्म हो रहा है। मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का चल रहा है। उसके बाद दूसरा नया साल शुरू हो रहा है 2019 से ही, क्योंकि जब 31 मार्च 2019 पे वो पुराना साल खत्म होगा तो 1 अप्रैल जो उसके बाद आएगा अगला महीना, उसके बाद नया साल शुरू होगा। तो नया साल 1 अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है और ये एंड होगा 31 मार्च 2020 को। मतलब ओवरऑल एक ईयर ये है और एक सेट ऑफ ईयर ये है। बहुत ठंडे दिमाग से समझोगे। ओके, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये हमारा करंट ईयर है। ओके, 1 अप्रैल से
31 मार्च 2019 मतलब प्रीवियस ईयर, इस टाइम पे हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिलना था। इस समय हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिलना था और ओवरऑल किसी आदमी ने उसे लैग कर दिया। मतलब प्रीवियस ईयर का 2018 से 2019 का सब्सक्रिप्शन जो था हमारा ओवरऑल 2000 रुपए का, वो नहीं मिला है। मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन जो 2000 रुपए था, हम यहां पे लिख देते हैं, इसको समझ लीजिएगा, ये जो 2000 का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में मिलना था, ये हमें नहीं मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नया साल आएगा तो क्या वो पिछले साल वाला 2000 जो पैसा नहीं मिला उसको छोड़ दोगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2000 का जो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी भी स्टैंड ऑफ कर रहा है, अभी तक दिया नहीं गया, ये अगले साल कूद के आ जाएगा और ये बताएगा कि भैया पिछले साल हमारा कुछ 2000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब साल की शुरुआत में ही, जब नया साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019, इसी टाइम पे अलार्म बजने लगेगा कि अभी भी पिछले साल का हमारा 2000 का सब्सक्रिप्शन बाकी है। मतलब साल की शुरुआत में ही अलार्म बज रहा है 2000 का, जो बता रहा है कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन है पिछले साल से रिलेटेड वो अभी भी बाकी है। मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर में ही हमें अलार्म दिया जा रहा है कि लास्ट ईयर से सब्सक्रिप्शन तो बाकी है। चलो इतनी चीज समझ आएगी, आई होप समझ आई होगी। सर इसमें समझना क्या था, आगे समझते हैं ना, पूरा चैप्टर हो जाने दीजिए। ओके, तो 2000 बिगिनिंग का था, ठीक है, मतलब पिछले साल से रिलेट कर रहा था, इस साल कूद के आया तो साल की शुरुआत में ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गई कि भैया 2000 जो है ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है। ओके, उसके बाद पूरा साल बीत गया, जो करंट ईयर है वो पूरा साल बीत गया, और इस साल भी पिछले साल जैसे कुछ लोग थे, पिछले साल तो सिर्फ एक आदमी था जिसने 2000 रुपए नहीं दिए थे, इस साल 2 आदमी थे जिन्होंने 2000 रुपए नहीं दिए, मतलब कुल 4000 बच गया। साल की शुरुआत में पिछले साल के 2000 बचे थे, पूरा साल खत्म हुआ, इस साल भी वही कहानी रिपीट हुई, लेकिन इस बार दुगनी रफ्तार से रिपीट हुई। पिछले साल 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, यहां पे 4000 रुपए आउटस्टैंडिंग हो चुका है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग का केस हर बिजनेस में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी लोगों को गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी लोग भूल जाते हैं डेट सब्सक्रिप्शन की, तो ऐसा ये रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में होता है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं। बिगिनिंग में हमारी 2000 की थी, तुमने अभी एक्सेप्ट किया है, ये जो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग थी ये पिछले साल से रिलेट कर रही थी ना, पिछले साल के लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, ये अगले साल खुदक के आ जाएगा, और अगले साल का ये 2000 रुपए हम लोग इनसे वसूल लेंगे। मतलब जो हमारा करंट ईयर है इसमें हम इसको वसूल लेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है 2000 का, ये पिछले साल से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी समझा, ये पिछले साल से रिलेट कर रहा है। और ये जो 4000 है आउटस्टैंडिंग, ये इस साल से रिलेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये जो 2019 से 2020 तक का पूरा ईयर गया, इसमें जो आउटस्टैंडिंग रुपीस थे वो 4000 थे। मतलब लोगों ने पूरा 2019 से 2020 को एंजॉय किया और वो जो 2000 रुपए देने थे वो नहीं दिए। ओवरऑल 2 लोगों ने थे, इसीलिए 4000 रुपए हो गया यहाँ पे। मतलब ये जो एंड का आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एंड का है, ये एंड का आउटस्टैंडिंग इस साल से रिलेट कर रहा है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग पिछले साल से रिलेट कर रहा है, और एंड का आउटस्टैंडिंग इस साल से रिलेट कर रहा है। अब याद करो, इस वीडियो की शुरुआत में हमने तुमको बताया था एनपीओ इज इक्वल्स टू करंट ईयर। मतलब एनपीओ को सिर्फ करंट ईयर के हिसाब से तौला जाता है। मतलब अगर आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दिया जाए, बिगिनिंग का आपको लॉजिक पता चल गया है, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग होता है वो पिछले साल से रिलेट करता है, और जो पिछले साल से रिलेट करता है वो तो एनपीओ में काउंट होगा नहीं। मतलब ये 2000 माइनस कर दिया जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कर दिया जाएगा। और जो एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल से रिलेट कर रहा है। मतलब ये जो है पैसा ये इसी साल से रिलेट कर रहा है, मतलब इसको ऐड कर दिया जाएगा। एनपीओ इज इक्वल्स टू करंट ईयर, याद रखना। मतलब बिगिनिंग का पैसा माइनस कर दिया जाएगा और एंडिंग का, क्योंकि वो इसी साल से रिलेट कर रहा है, उसको ऐड कर दिया जाएगा। और कांग्रेट्स, आप सब्सक्रिप्शन का केस आउटस्टैंडिंग के नजरिए से सीख गए। आउटस्टैंडिंग शुरुआत में मतलब पिछले साल से रिलेट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग अंत में मतलब वो इसी साल की आउटस्टैंडिंग साल के अंत में बची होगी,
वो इस साल से रिलेट कर रही है, इसलिए शुरुआत का आउटस्टैंडिंग माइनस, अंत का आउटस्टैंडिंग हाँ इस साल से रिलेट कर रहा है प्लस। वेरी गुड, इतना देख लो, रिवाइज कर लो, नहीं समझ आया एक बार फिर से रिवाइंड कर लो। अब हम लोग बात करेंगे एडवांस की। कोर समझ लिया, अब एडवांस समझने में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। और ध्यान दें, प्लीज फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हाँ ऑफलाइन क्लासेस में हमको थोड़ा सी हिचक नहीं लगती, लेकिन जानते हो कि यूट्यूब की जब स्टार्टिंग होती है और कैमरे के आगे बोलना थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो 100% रिस्पॉन्स तभी आ सकता है मेरा अगर वीडियोज अच्छी लग रही हैं, और अगर चाहते हो कंटेंट को थोड़ा और इंप्रूव किया जाए तो कमेंट में जरूर एक छोटा सा कमेंट जरूर डाल दो, ठीक है, कि अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। कोई भी फेवरेबल कमेंट नहीं करे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक फीडबैक वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एडवांसेस की। एडवांस बेसिकली आउटस्टैंडिंग समझने के बाद एडवांसेस का मतलब होता है, अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो उसमें एडवांसेस का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि समय से पहले कुछ मिल जाना। और जब कुछ समय से पहले मिल जाता है तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ने 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एडवांस कर दिया है तो क्या आप 2 महीने तक उससे दोबारा सब्सक्रिप्शन का पैसा मांग सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मांग सकते, क्योंकि वो पहले ही दे चुका है। मतलब वो 2 महीने के लिए आपका सरदर्द बन जाएगा। और जो चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं उन्हीं को लायबिलिटीज कहा जाता है। दैट मीन्स जो एडवांस है वो एक तरीके से लायबिलिटी बन गया है हमारे लिए, ओके। आगे बात करते हैं एडवांसेस। बेसिकली अब हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। एडवांस हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक 2018 से 2019 तक का एक साल है। 2018 सेम वही प्रीवियस ईयर है, 2019 से 20 सेम हमारा एक करंट ईयर है। मान लेते हैं 2018 से 2019 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, वहां पे एक बंदे ने 2018 और 2019 का सब्सक्रिप्शन तो दिया ही दिया, साथ में जो आगे आने वाला साल है 2019 से 20 उसका भी सब्सक्रिप्शन दे दिया। कहने का मतलब यह है कि 2018 और 2019 का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो हमें मिल गया, लेकिन जो 2019 से 20 का सब्सक्रिप्शन है वो भी हमको मिल गया है। मतलब 2000 ये तो मिलना ही था, ये 2000 एक्स्ट्रा मिल गया है। मतलब ये जो 2000 एक्स्ट्रा मिल गया है इसको हम अगले साल बाउंस कर देंगे। कहने का मतलब ये है, ये जो 2000 एक्स्ट्रा अगले साल का मिला है उसको हम लिख देंगे बिगिनिंग का एडवांस, क्योंकि भाई पिछले साल का एडवांस पिछले साल का तो नहीं दिया ना, अगले आने वाले साल का दिया है, मतलब 2019 से 20, तो ऑब्वियस सी बात है जहां का है वहां पे रिप्लेस तो करेंगे ही। तो ये जो 2000 अमाउंट है ये 2019 से 20 जब नया साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, वहां पे दिखाया जा रहा है कि जो 2000 रुपए है ये एक बंदे ने पहले ही दे दिया। 2018 से 19 जो प्रीवियस ईयर है उसके एंड में ही ये 2000 रुपए दे दिए हैं 19 से 20 के, अब हमें दोबारा मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो एडवांस है ये बिगिनिंग का एडवांस है। और उसके बाद ये पूरा साल हुआ, और पूरे साल के बाद एक ऐसा आदमी और निकला जिसने 2019 से 20 जो हमारा करंट ईयर है उसके अंत में, मतलब 31 मार्च 2020 के टाइम पे उसने भी 2000 रुपए आगे आने वाले फ्यूचर साल के लिए सबमिट कर दिए, मतलब एडवांस कर दिए। मतलब जो अगला साल आएगा 2020 से 2021 जो हमने यहां नहीं लिखा फ्यूचर का है क्योंकि वो आएगा, उसके लिए एडवांस दे दिया। मतलब ये तो बिल्कुल अंत का एडवांस हुआ ना अगले साल के लिए, उसको बोला गया एडवांस एट द एंड। एंड का एडवांस आगे फ्यूचर आने वाले साल के लिए है। और तुमको पता है एनपीओ इज इक्वल्स टू करंट ईयर। एंड का एडवांस आगे आने वाले साल के लिए है, मतलब ये अगले साल से रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो एंड का एडवांस है ये हमारे इस साल से तो रिलेट ही नहीं कर रहा, और जो इस साल से रिलेट नहीं करता उसको माइनस कर देते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो बिगिनिंग का एडवांस है, मतलब जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके लाया गया है, वो तो इसी साल के लिए था ना, पिछले साल बंदे ने दे दिया था, जैसे इस साल ना देना पड़े करंट ईयर में। तो जो बिगिनिंग का एडवांस है वो तो इस साल से रिलेट कर रहा है, और जो इस साल से रिलेट करता है वेरी गुड वो प्लस होता है।
मतलब तुमको पता चल गया, अगर एडवांसेस बिगिनिंग में है तो प्लस होते हैं और एडवांसेस एंड में है तो वो माइनस होते हैं। आई होप सो ये एडवांस का भी केस तुमको पता चल गया है। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा 30 सेकंड के अंदर हम पूरा आउटस्टैंडिंग और पूरा एडवांस समझ लेते हैं दोबारा से। ओके, सो क्विक रिवीजन टाइम। आउटस्टैंडिंग आपने बिगिनिंग देखी और एंडिंग देखी, एडवांस आपने बिगिनिंग देखी और एंड देखी। सिंपल कहने का मतलब ये है, आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग की है मतलब पिछले साल से रिलेट करिए और पिछले साल वाली चीजें माइनस होती हैं। आउटस्टैंडिंग अगर एंड की है मतलब इस साल से रिलेट कर रही है तो ये प्लस होगी। एडवांस अगर बिगिनिंग के हैं तो मतलब वो इस साल के एडवांस हैं, करंट ईयर से बिलोंग कर रहे हैं तो प्लस होंगे। और एडवांस अगर एंड के हैं मतलब वो अगले साल के एडवांस दिए गए हैं, साल के अंत में पैसा दे रहे हो, इस साल का दोगे क्या, एडवांस है भाई, वो अगले साल के लिए होंगे मतलब इस साल से रिलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब माइनस होंगे। और एट द एंड में इस छोटे से पीस ऑफ स्ट्रक्चर से आपने पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्क्रैच से समझ लिया है। देखो कुछ गलतियां होंगी वीडियो में, कुछ छोटी छोटी चीजें मिस आउट होंगी, दैट मीन्स शायद कुछ जगहों पे हम अच्छे से बोल ना पाए हों, या फिर कुछ जगहों पे वो ऐसा स्क्रैच जो तुम्हारी लैंग्वेज में हम क्या पता ना समझा पाए हों। आई होप वो टाइम टू टाइम सुधरेगा और आई होप तुम्हारी और मेरी कम्युनिकेशन और अच्छी होगी। ध्यान देना, यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आपका खत्म हो चुका है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा शट डाउन कर सकते हैं। इसी के बाद जस्ट जो क्लिप लगेगी वो होगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फुल फॉर्मेट की। सो फाइनली खत्म होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका आपने फॉर्मेट देख लिया, बिल्कुल डिट्टो है जैसा समझाया था, सब कुछ आता है तुमको। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी खत्म हो चुका है। पिछली वीडियो में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म कर लिया, फुली फ्लेज तुम लोग एक छोटी छोटी चीजें खत्म कर रहे हो यार। ध्यान देना, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बची है और उसके बाद फुली फ्लेज्ड क्वेश्चंस। रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में वो स्क्रैच और वो बड़े बड़े क्वेश्चन और वो छोटे छोटे क्वेश्चन जहां पे तुमको दिक्कत होती है वो सारे कंप्लीट करेंगे और टर्म 2 में तो फोड़ के आएंगे, ठीक है। आई नो अभी तक रीचेस इतनी ज़्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जस्ट बिगिनिंग है मेरे यूट्यूब पे, लेकिन ध्यान रखना जितने भी देख रहे हो 100% फायदा उठाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, साइनिंग आउट।